हेलो गाइस, स्वागत है आपका सिटीजन सी चैनल पर। और आज आप देखने वाले हो 1978 में आई ऑस्ट्रेलियन साइकोलॉजिकल थ्रिलर लॉन्ग वीकेंड का ब्रेकडाउन, जिसके डायरेक्टर हैं कॉलिन एगल्स्टन। अब इसका कॉन्सेप्ट इसके टाइम के हिसाब से काफ़ी यूनिक था। ये वीडियो देखकर आपको पता चल जाएगा और आखिर में मैं आपको ढेर सारे फैक्ट्स भी बताऊंगा इस मूवी से रिलेटेड। तो ज़्यादा देर ना करते हुए जल्दी से स्टोरी स्टार्ट करते हैं। मूवी के स्टार्ट में हम देखते हैं मार्सिया को, जो कि आज रात अपने हस्बैंड पीटर के साथ कैंपिंग पर जाएगी और फिलहाल ये बात कर रही है अपने लवर मार्क से, जो कि पीटर का फ्रेंड है। ये कहीं और जाना चाहती थी जहां पर मार्क भी जा रहा है, लेकिन पीटर को जाना है एक बीच पर। और पीटर और मार्सिया के बीच बोलचाल बंद है, क्योंकि अभी मार्सिया ने अबॉर्शन करवाया था, जिसका ब्लेम वो डालती है पीटर के ऊपर। लेकिन पीटर का कहना है कि उसे तो बच्चे पसंद है, यानी कि इन दोनों की ही लाइफ को समझ पाना मुश्किल है। और एक दूसरे को समझने के लिए ही पीटर ने ये ट्रिप प्लान की। खैर, पीटर घर पहुंचता है और वो अपनी डॉग क्रिकेट को भी साथ लेकर जाना चाहता है, लेकिन मार्सिया ऐसा नहीं चाहती क्योंकि उसे क्रिकेट पसंद नहीं। खैर, रात को वो दोनों बीच के लिए निकल जाते हैं। मौसम खराब था, फिर भी रास्ते में भी दोनों लड़ते हुए जा रहे थे। पीटर एक जलती हुई सिगरेट बाहर फेंक देता है, जिससे रोड के साइड पर सूखी घास में आग लग गई थी। मार्सिया सो जाती है और पीटर को भी नींद आ रही थी, इसलिए वो एक और सिगरेट जलाता है और इसी चक्कर में वो ठोक देता है रोड के बीच में खड़े कंगारू को। लेकिन कार वो नहीं रोकता उस कंगारू को साइड करने के लिए। उसके बाद जो भी आ रहा था उसे कुचलकर आगे बढ़ रहा था। रास्ते में वो रुकते हैं गैस स्टेशन पर और वहाँ पर लोकल से पीटर पूछता है उस बीच के बारे में, लेकिन सरप्राइजिंगली कोई भी उस बीच के बारे में नहीं जानता। ये सुनकर तो पीटर भी हैरान था। अब इतने में वो फ्यूल भर रहा था। स्टोर के अंदर से एक ट्रक ड्राइवर मार्सिया को घूरे जा रहा था और हैरानी की बात यह है कि उसकी शक्ल पीटर से कुछ ज्यादा ही मिलती है। उसने मार्सिया के भी होश उड़ा दिए। खैर, वो आगे बढ़कर बीच की तरफ मुड़ जाते हैं। वहाँ पर लिखा हुआ था कि यहाँ से दूर रहो, फिर भी वो बेशर्मों की तरह आगे बढ़ जाते हैं। थोड़ी आगे जाकर ही कार का टायर पंचर हो गया था। पीटर डरते हुए उसे बदल रहा था, क्योंकि उस जंगल में से जानवरों की आवाजें आ रही थी। यहाँ पर हम देखते हैं कि इतनी बहस के बाद भी वो क्रिकेट को छुपाकर अपने साथ ले आया, और इस बात से मार्सिया खुश नहीं है। टायर बदलकर वो फिर से आगे बढ़ जाते हैं और पीटर मार्सिया को बताता है कि मैंने एक कंगारू को उड़ा दिया, लेकिन इस बात से उसे भी कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अब तक ये इकलौती बात है जो इन दोनों में कॉमन निकली। आगे उन्हें एक पेड़ दिखाई देता है जिस पर एरो बना हुआ था। वो उसी दिशा में आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन काफी देर तक ड्राइव करने के बाद वो घूम फिर कर दोबारा उसी पेड़ तक आ गए। 1 घंटे से वो गोल गोल घूम रहे थे। मार्सिया कहती है कि हमें वापस चलकर होटल में रुकना चाहिए, लेकिन पीटर कहता है कि हम काफी क्लोज हैं। आज रात हम कार में ही सो जाएंगे और सुबह होते ही हम बीच पर होंगे। मार्सिया मान गई थी, लेकिन जानवरों के रोने की आवाजें सुनकर उसे काफी डर लग रहा था। वहीं पीटर है जो अब भी पूरा एंजॉय कर रहा है। खैर, अगली सुबह जब मार्सिया की आंख खुलती है तो वो खुद को पाती है बीच पर, जैसा कि पीटर ने कहा था। वो एक पेड़ काट रहा था। मार्सिया पूछती है कि तुम इसे क्यों काट रहे हो, तो वो कहता है कि क्यों नहीं। उन्हीं की जगह पर आकर ये उन्हें काट रहा है, जबकि इसे ग्रेटफुल होना चाहिए। अपने साथ वो एक हारपून और एक राइफल भी लाया है शिकार करने के लिए, इसलिए इतना एक्साइटेड था। दूसरों को दुख पहुंचाना इसका सुख है। मार्सिया थोड़ी लकड़ियां जमा कर रही थी, तब वो देखती है कि वो एरो वाला पेड़ तो वहीं पर है। फिर वो पूरी रात कैसे घूमते रहे, उन्हें तो बीच मिल जानी चाहिए थी। ये बात वो जाकर पीटर को बताती है, लेकिन वो इसे भी सीरियस नहीं लेता। वो चला जाता है स्विमिंग करने। मार्सिया को एक अंडा मिलता है जिसे लेकर वो घूम रही थी। तभी वो देखते हैं कि पीटर के पीछे कोई बड़ी सी काली चीज आ रही है। उसे लगता है कि शायद वो कोई शार्क होगी, क्योंकि इनकी डॉग भी भौंक रही है। वो चिल्लाकर पीटर को बाहर बुला लेती है और अब वहाँ पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। वो वापस टेंट पर जाते हैं और मार्सिया बताती है कि कल रात उसने किसी बच्चे के रोने की आवाज़ सुनी थी, लेकिन पीटर ने कुछ भी नहीं सुना। उनके सामान पर ढेर सारी चींटियां चल रही थी, इसलिए वो स्प्रे करके उन्हें मार देती है। पीटर शिकार के लिए जा रहा था कि तभी अचानक वो हारपून फायर होकर घुस जाता है उसी पेड़ में जिसे एक काट रहा था, और मार्सिया बाल बाल बच गई। हारपून के आसपास कोई भी नहीं था। वो उसे निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं निकलता। तो वो क्रिकेट के साथ वहाँ से निकल जाता है। बीच पर जाकर वो फायरिंग कर रहा था, दारू पीकर बॉटल्स को पानी में फेंक रहा था और फिर उन्हें भी शूट कर रहा था। तभी उसे वहाँ पर एक डॉल मिलती है जिस पर कोई काई जैसी चीज़ लगी हुई थी। उसका रैम्पेज जारी रहता है, जिसमें फायरिंग कर करके वो कई पक्षियों को मार देता है, जिनमें एक मदर डक भी शामिल थी। अब आयरनी ये है कि अपनी डॉग को इसने खुद से चिपका कर रखा हुआ है। उसे तो ये घर से उठाकर यहाँ तक ले आया और यहाँ रहने वाले जीवों को ये मार रहा है सिर्फ फन के लिए। वापस जाते हुए बीच के दूसरी साइड उसे एक वैन दिखाई देती है। शायद उनके अलावा भी कोई वहाँ पर मौजूद है। वापस जाकर वो मार्सिया के करीब आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन सारी कोशिश फेल रहती है। इसी वजह से उनके बीच फिर से लड़ाई हो जाती है, क्योंकि पीटर तो बीच पर पूरा एंजॉय कर रहा है, लेकिन मार्सिया ऐसा दिखा रही है जैसे वो खुश नहीं। वो जाकर सर्फिंग कर रहा था और मार्सिया सो रही थी। तभी उसे फिर से वही जानवर के रोने की आवाज़ आती है जो उसे किसी बच्चे की लग रही थी।
वो जल्दी से भागकर पीटर के पास जाती है और देखती है कि वो चीज फिर से उसके पीछे आ रही थी। सही टाइम पर पीटर बाहर निकल गया और इस बार तो पीटर ने भी उसे देख लिया। अपनी राइफल लाकर वो उसे कई बार शूट करता है तो वो भी मर जाती है। अब वो खाना खाने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन जो फ्रोजन मीट वो अपने साथ लाए थे वो भी सड़ गया और उसके ऊपर भी वही काई लगी है। मार्सिया कहती है कि मुझे वापस जाना है, लेकिन पीटर कहीं भी नहीं जाने वाला। वो कुछ खा रहा था, तभी एक चील आकर उसे बुरी तरह नोच देती है और उसका कोई बस नहीं चलता। मार्सिया को लगता है कि वो अंडा उसी का है, इसलिए वो यहाँ पर आई थी, लेकिन अंडा उसे देने के बजाय वो उसे फोड़ देती है। अब वो और यहाँ नहीं रुकने वाली। वो अकेली वहां से जा रही थी, लेकिन कार स्टार्ट नहीं होती क्योंकि बैटरी की पावर पीटर ने स्विच की हुई है फ्रीजर में ताकि इसकी बियर ठंडी रहे। मार्सिया को उसे दोबारा शिफ्ट करना नहीं आता, इसलिए वो तो यहीं पर फंस गई। रात को पीटर टाइम पास कर रहा था, तभी वो देखता है कि एक पॉसम उनका खाना खा रहा है। वो उसके मजे लेने जाता है तो वो बुरी तरह उसकी उंगली पर काट लेता है। और कोई पेड़ या बत्तख थोड़ी ना है। अब तंग आकर वो खुद ही कह देता है कि सुबह होते ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। और ये सुनकर मार्सिया काफी खुश थी, लेकिन सुबह होते ही उसका मूड फिर से बदल जाता है और वो फिर से आनाकानी कर रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि कार की बैटरी को स्विच करना एकदम ईजी है क्योंकि इसके लिए एक हिडन स्विच है। खैर मार्सिया वहाँ पर टहल रही थी, तभी किनारे पर उसे कुछ दिखाई देता है। यह है एक सी काऊ और ये वही जानवर है जो पीटर के पीछे तैर रहा था और पीटर ने इसे शूट करके मारा था। या इनके एक और सवाल का जवाब मिल गया। जो बच्चे के रोने की आवाज मार्सिया को आ रही थी वो इसी का बच्चा होगा जो कि यहीं कहीं आसपास है। तभी ये खुद भी यहाँ पर घूम रही थी, यानी कि इसने एक और माँ को मार डाला। अब वहाँ से जाना तो वो चाहता नहीं, इसलिए मार्सिया को झांसे में लेकर वो जाता है बीच की दूसरी साइड जहाँ पर उसने वैन को देखा था, लेकिन वहाँ पर उसे कोई वैन नहीं मिलती। यहाँ भी उन्होंने केकड़े को कुचल डाला। उन दोनों का फिर से झगड़ा हो जाता है और इस बार तो बात डिवोर्स तक पहुंच गई। यहाँ पीटर साफ साफ कहता है कि वो बच्चा माँ का था, इसलिए तुमने उसे मार दिया। वो देखता है कि पानी के अंदर कुछ डूब रहा है। बाहर निकलकर वो आसपास चेक करने जाता है तो उसे मिलता है एक फैमिली का सामान। वहाँ एक बच्ची की टी पार्टी का सेटअप था और साथ ही वहाँ पर एक डॉग भी था जिसे वो फ्री करना चाह रहा था, लेकिन डॉग उसे काटने को आ रहा था, इसलिए वो उसे वहीं पर छोड़कर वापस आ जाता है। इतने में मार्सिया को वो बैटरी का स्विच मिल गया, लेकिन अब भी उसे वही बच्चे के रोने की आवाज आ रही है। तंग आकर वो पानी में डूबने जा रही थी, लेकिन सही टाइम पर पहुंचकर पीटर उसे रोक लेता है। इसके बाद वो खुद पानी में जाता है और पास जाने पर उसे पता चलता है कि वो वही वैन है और उसके अंदर एक बच्ची भी मरी पड़ी है। अब वो दोनों जल्दी से सामान जमा कर रहे थे क्योंकि उन्हें जाकर पुलिस को यह सब बताना होगा। तभी मार्सिया देखती है कि वो सी काऊ सरक कर और आगे आ गई, जबकि वो तो मर चुकी थी। अब अचानक क्रिकेट भी गायब हो गई और पीटर उसके बिना नहीं जाने वाला। मार्सिया कहती है कि वो मर चुकी है, मैंने उसे दफना दिया, लेकिन तभी पीटर को उसकी आवाज आती है। वो वहीं पर थी। मार्सिया ने झूठ बोला क्योंकि उसे जाना था और पीटर को लगता है कि अकेली वो जा नहीं सकती क्योंकि बैटरी स्विच करना उसे आता नहीं, लेकिन वो गलत है क्योंकि मार्सिया तो उसे छोड़कर चली गई और वो देखता रह गया। अब वो अकेले ही रात बिता रहा था, लेकिन उसे लग रहा है कि जैसे कोई उसके पास आ रहा है। मार्सिया फुल स्पीड में वहां से निकल रही थी, तभी एक बर्ड उसके सामने आ जाती है। व्यू ब्लॉक करके उसने कार को क्रैश करा दिया, इसलिए मार्सिया पैदल ही भाग रही है। इधर क्रिकेट भौंके जा रही थी क्योंकि वो सी काऊ और आगे आ गई। पीटर उसे फिर से शूट करता है और इस बार तो वो खुद भी रोने की आवाज सुन पा रहा है। ऐसा लग रहा है कि नेचर इनके खिलाफ है। अचानक एक बर्ड उसके सामने मार्सिया की सैंडल लाकर फेंक देती है। उसे लगता है कि शायद वो भी मर गई, इसलिए वो और ज्यादा पागल हो चुका था। अब वो हर एक आवाज पर फायरिंग कर रहा था। उसे लगता है जैसे कोई उसकी तरफ बढ़ रहा है। गोलियां खत्म हो गई थी, इसलिए वो हार्पून को रेडी करता है जो कि इस बार पेड़ से निकल गया। आवाज सुनते ही वो उसे फायर कर देता है और तभी आवाज बंद हो जाती है। लेकिन सुबह तक वो सुन बैठा था क्योंकि जिसे उसने मारा है वो है मार्सिया। इसका फेट हमें पहले ही दिखा दिया गया था। पीटर आगे जाता है तो उसे कार मिल जाती है। वो कार को वापस लेकर आ गया और उसने मार्सिया की बॉडी को कवर कर दिया, लेकिन तभी वो देखता है कि वो सी काऊ और ज्यादा नजदीक आ गई। तो वो तेल छिड़क कर उसे जला देता है। इसके बाद कार लेकर वो वहां से निकल रहा था, लेकिन बाहर जाने का रास्ता उसे नहीं मिलता। घंटों तक ड्राइव करने के बाद और रास्ते पर ना चलने के बावजूद भी वो घूम फिर कर फिर से वहीं पर आ रहा था। आखिर में उसकी कार कीचड़ में फंस जाती है। तब और कोई चारा नहीं बचता सिवाय पैदल भागने के। क्रिकेट को उसने कार में छोड़ दिया, कहाँ तो ये उसे प्यारी थी। खैर भागते हुए फाइनली वो पहुंच जाता है रोड तक। सामने से एक ट्रक आ रहा था जिसे चला रहा है वही ट्रक ड्राइवर जो इन्हें गैस स्टेशन पर मिला था। अचानक एक बर्ड उस पर अटैक कर देती है, जिस वजह से वो सामने खड़े पीटर को कुचल देता है। यहाँ पीटर भी मारा गया, बिल्कुल वैसे ही जैसे इसने कंगारू को मारा था। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो मूवी आपको काफी वियर्ड लगी होगी, लेकिन साइकोलॉजिकल मूवीज का यही काम होता है। अब असल में इस मूवी में हुआ क्या, इसमें नेचर ने उन्हें सबक सिखाया। शुरुआत से ही वो नेचर को एक्सप्लॉइट कर रहे थे। अबॉर्शन, रास्ते में सिगरेट फेंक कर आग लगाना, कंगारू को मारना, चींटियों को मारना, पेड़ काटना, बीच को पॉल्यूट करना, बेवजह बेगुनाह जीवों को मारना, ये सब वो ऐसे कर रहे थे जैसे उनका अधिकार है क्योंकि इनमें से कोई भी बोल नहीं सकता। लेकिन आखिर में उनकी तरफ से बोली कुदरत।
इंसान को ये पता ही नहीं चलता कि सब बराबर हैं। उसे लगता है कि वही सुपीरियर है, लेकिन नेचर के लिए सब एक समान है और एक लिमिट तक ही वो एक्सप्लॉइट होगी। सबसे बड़े दुश्मन इस धरती के हम ही हैं। मुझे नहीं लगता हमारे अलावा कोई और जीव नेचर को इतना नुकसान पहुंचाता होगा। अब ऐसा कुछ डायरेक्टली बताया नहीं गया कि ये सब क्यों हुआ, सिर्फ हिंट दिए गए, लेकिन आगे जाकर यही आइडिया एक सब जॉनरा बन गया, मैन वर्सेस नेचर वाला। इसका पहला एग्जांपल माना जाता है अल्फ्रेड हिचकॉक की द बर्ड्स को, जो कि 1963 में आई थी। ये मूवीज आपको फनी और स्टूपिड भी लग सकती हैं, लेकिन ये बहुत कुछ कह जाती हैं। तो बात करते हैं इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। इसका बजट था $2,70,000, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में ये बहुत बुरी तरह फ्लॉप रही। इसे जरा भी पसंद नहीं किया गया, जबकि बाहर ये एक हिट साबित हुई और इसने कई सारे अवार्ड्स भी जीते। पीटर की जीप के जितने भी इंटीरियर सीन थे वो सब एक गैरेज के अंदर शूट हुए थे, इसलिए जो ड्राइविंग सीन्स हैं उनमें रेनी वेदर रखा गया ताकि दोनों सीन्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं, देखने वाले को पता ना चले। एक आदमी फ्लैशलाइट पकड़कर भागता था ताकि ऐसा लगे जैसे वो रोड पर हैं और गाड़ी को पास कर रहे हैं। जिस पेड़ में हार्पून घुसता है वो उस जंगल का पार्ट था ही नहीं, उसे कहीं और से काट कर लाया गया था। सिनेमेटोग्राफर विंसेंट मॉन्टन ने बताया था कि शूटिंग के वक्त वेदर काफी अच्छी तरह साथ दे रहा था। जब कोई अच्छा सीन शूट करना होता तो आसमान साफ रहता और जब अजीब सीन की बारी आती तो मौसम खराब हो जाता, यानी कि सीन के हिसाब से वेदर अपने आप चेंज हो रहा था। तो क्या नेचर खुद इस फिल्म को बनाने में हेल्प कर रही थी? 2008 में इसका रीमेक भी आया था नेचर ग्रेव्स के नाम से, और उसके डायरेक्टर हैं जेमी ब्लैंक्स, जिन्हें जाना जाता है उनकी स्लैशर्स, अर्बन लेजेंड्स, टॉम वार्निंग और वैलेंटाइन के लिए। रीमेक में विंसेंट सेकंड यूनिट डायरेक्टर थे। जब इस फिल्म को कांस फिल्म फेस्टिवल में दिखाया गया था तो प्रोड्यूसर रिचर्ड ब्रैनन ने देखा कि एक आदमी 10 मिनट के अंदर ही उठकर चला गया। उस आदमी के पीछे जाकर रिचर्ड ने पूछा कि तुम बाहर क्यों आ गए। तब उन्हें पता चला कि वो एक साउथ अमेरिकन डिस्ट्रीब्यूटर है और वो इस फिल्म के राइट्स खरीदने जा रहा था, सिर्फ कुछ ही मिनट्स देखकर। उस दिन 4 लोगों ने इसके राइट्स खरीदे थे अलग अलग देश में रिलीज करने के लिए। पानी में पीटर के पीछे जो चीज थी असल में उसे बनाया गया था ट्रैश बैग्स का यूज करके, और उसे खींच रहे थे रिचर्ड। वो पीटर के पीछे पानी के अंदर थे। प्रोड्यूसर होना भी ईजी नहीं। उस टाइम पर मार्सिया यानी कि ब्रायनी बेहर्ट्स डायरेक्टर कॉलिन की वाइफ थी, लेकिन मार्सिया के रोल के लिए वो कॉलिन की पहली चॉइस नहीं थी। उन्हें रोल तब मिला जब बाकी एक्टर्स ने मना कर दिया। मार्सिया जिस लवर से बात करती है वो कॉलिन थे, उनके रियल लाइफ हस्बैंड। जो डैड कंगारू आपने देखा था वो सच में एक मरा हुआ कंगारू था, लेकिन फिल्म के लिए उसे मारा नहीं गया, वो पहले ही मरा हुआ था। फिल्म के आखिरी 20 मिनट्स में कोई डायलॉग है ही नहीं और ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव रहा। जो पॉसम आपने देखा उसे भी हैवी ट्रैंकुलाइजर दिया गया था ताकि वो धीरे चले और उसे फिल्म करना इजी हो। ट्रक ड्राइवर माइक मैकवेन को सिर्फ इसलिए कास्ट किया गया क्योंकि उनकी शक्ल पीटर यानी कि जॉन हार्ग्रीव से मिलती थी। पहले पीटर का रोल जॉर्ज मेलेबी को मिल रहा था, लेकिन रिचर्ड ने जोर दिया कि जॉन को ही रोल मिले क्योंकि वो जॉन के साथ पहले भी काम कर चुके थे द रिमूवलिस्ट नाम की मूवी पर। जो भी जंगल वाले सीन थे वो शूट हुए थे द बॉन्डा स्टेट नेचर रिजर्व में, जो कि है बेगा नाम के टाउन में। बीच वाले सीन शूट हुए थे उसी टाउन के कोस्ट पर। जो भी जानवर इस मूवी में दिखाए गए वो सभी उस नेचर रिजर्व में मौजूद नहीं थे, इसलिए टेस्मेनिया में जाकर थोड़ी शूटिंग की गई, और वो भी सिर्फ जानवरों की। शूटिंग के लिए कोई भी सेट नहीं बनाया गया, हर एक लोकेशन रियल थी। इसे एक ऑक्सप्लॉयटेशन पिक्चर कहा जाता है, यानी कि ऑस्ट्रेलियन एक्सप्लॉयटेशन। इस फिल्म के लिए जॉन को बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला था और उस अवार्ड को भी उन्हीं के साथ दफनाया गया था 1996 में। अप्रैल और मई के बीच इसे शूट किया गया था। इसकी शूटिंग में 1977 में पूरी हो गई थी, लेकिन ये रिलीज हुई 1 साल बाद, और ऑस्ट्रेलिया में रिलीज हुई 2 साल बाद 1979 में, जबकि मूवी वहीं की है। ब्रायोनी के साथ रिचर्ड की ये सेकंड फिल्म थी और आखिरी भी। पहली थी द ट्रेसपासर्स। मार्सिया और पीटर दोनों ही एडिडास के कपड़े पहने दिखते हैं। हाईएस्ट पेमेंट मिली थी जॉन को और सेकंड हाईएस्ट ब्रायनी को। ये थे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। आई होप आपको पसंद आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो और मेरा एफर्ट पसंद आए तो उसे एक लाइक जरूर करना, वो बहुत जरूरी है मोटिवेशन के लिए। और साथ ही आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। क्या आप ऐसी और वीडियोस देखना चाहोगे? कमेंट करके जरूर बताना। और साथ ही ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन कॉल पर सेट कर लो ताकि नोटिफिकेशन आपके नजदीक आती रहे। और ज़्यादा कनेक्टेड रहने के लिए मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हो, वहाँ आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिल जाएगा, और साथ ही बाकी जगहों पर भी जिनके लिंक्स आपको नीचे मिल जाएंगे। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।